बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शंस। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन जो है दैट इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले, सिंबल्स ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट वी कॉल इट द केमिकल इक्वेशन। जब हम लोग किसी भी रिएक्शन को उसके फॉर्मूले, उसके सिंबल्स के फॉर्म में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट हैंड फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट हैंड मेथड होता है, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। तो शॉर्ट हैंड मेथड जब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट वी कॉल इट द केमिकल इक्वेशन। इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नाउ अगर केमिकल इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना है कि हम लोग जब केमिकल इक्वेशन लिखे तो उसमें हम क्या चीज ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज है दैट इज रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। जब भी हम लोग लिखते हैं तो जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट? तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हमेशा हम लोग रखते हैं दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है विद द प्लस साइन। उसके बाद प्लस साइन लगाया जाता है रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा हो। जो कोई भी रिएक्टेंट लिखोगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, ओके? दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड। और जो प्रोडक्ट्स लिखा जाता है वो किधर लिखा जाता है? दैट इज ऑन द राइट साइड। राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट लिखा जाता है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक एरो का साइन बनाया जाता है दैट इज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनाते हैं एरो का साइन, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो एरो का साइन किस तरफ रहेगा? दैट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में वो एरो का साइन रिप्रेजेंट करता है कि उस रिएक्टेंट से फिर वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ओके? तो दिस इज केमिकल इक्वेशन। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सके और इसको नोट डाउन कर सके। नाउ अभी हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन पढ़ा। केमिकल इक्वेशन के बाद आता है दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होते कितने प्रकार के हैं? सबसे पहला है दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन है दैट इज इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड अगर सेम रहते हैं तो इसका मतलब क्या है? दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्टेंट साइड जितने हैं उतने ही अगर प्रोडक्ट साइड में भी हैं तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसी तरीके से अनबैलेंस्ड या फिर जैसे हम लोग कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल। जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों में अलग अलग होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? दैट वी कॉल इट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर जिसे हम लोग स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज H2 plus O2 gives H2O. This is the basic equation, okay? यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है। दिस वी कॉल इट द अनबैलेंस्ड। ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड में 1 है लेकिन रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो इसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको हम लोग वापस बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था तो हमें यहाँ ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? 2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2। अब जो है ये बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हुआ ये देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन इधर भी बराबर, हाइड्रोजन इधर भी। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो दैट वी कॉल इट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर हमें दे दिया जाता है तो हम लोग उसकी बैलेंसिंग किस प्रकार से करेंगे वो हम लोग देखते हैं। अभी तो हमने अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखी है। मैं साइड हो रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। किसी भी केमिकल इक्वेशन की अगर हमें बैलेंसिंग करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं? अगर बैलेंसिंग करना है तो मैंने जैसे बताया कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हमारा टारगेट रहता है कि जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है दोनों साइड में हमारे जो इक्वेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों साइड बैलेंस रहे। रिएक्टेंट साइड भी उतने ही नंबर ऑफ
एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन, दैट इज अ अनबैलेंस्ड, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसमें देखते हैं आयरन देखो LHS साइड में 1 है, लेकिन यही आयरन RHS साइड में 3 है। ओके, उसी तरीके से हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, लेकिन यही हाइड्रोजन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स चलो 2 है। इसके बाद ऑक्सीजन 1 है, और राइट साइड में जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, बैलेंसिंग वैसे अपने आप कर सकते हो देखकर, बट सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप बैलेंसिंग उस एटम से स्टार्ट करो, उस एलिमेंट से स्टार्ट करो जो कि सबसे ज्यादा नंबर हो, जिस मतलब उसके एटम सबसे ज्यादा हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा एटम्स किसके दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो पहला काम होगा बैलेंसिंग, हम लोग यही ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। पहले हम लोग उसी को बैलेंस करेंगे जिसका फॉर्मूला सबसे बड़ा होता है, उस नंबर ऑफ एटम सबसे बड़ा होता है। तो आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला जो है दैट इज ऑफ Fe3O4। Fe3O4 का है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ओके, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 4। ओके, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ 4 हो गया ना, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4H2, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। अब हो गया हाइड्रोजन बैलेंस, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, 4 है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 है। आयरन देखो आयरन 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा साइड होती हूँ और आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। क्या जरूरत है हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों है। नंबर ऑफ एटम्स जो है हम लोग जो बैलेंस कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, इसकी आवश्यकता क्या है। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, दैट इज द नंबर ऑफ जितने भी एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड बराबर होना चाहिए। एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कहीं से एनर्जी आ नहीं रही है और न ही हम उसको न बना सकते हैं न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, चेंज होती है। तो दैट इज द इन द सेम वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहीं क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट है वो मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए। ये हमेशा ही बराबर होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ये कब पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के, हर एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड बराबर हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो और राइट हैंड साइड भी बराबर, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल होगा, वर्क करेगा। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जितना भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड हो उतना ही नंबर ऑफ एटम्स हमारा किधर प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। अगर हम लोग अनबैलेंस देखते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स थोड़े दोनों साइड, अभी हमने एग्जांपल में देखा था दोनों साइड अलग अलग थे, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, वो एटम चला कहाँ गया, फिर वो तो है वहीं पर है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस, इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टोटल मास जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल मास हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होगा। दैट इज द रीजन कि हम लोग हमेशा कोई भी इक्वेशन होता है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अब हम लोग मैं थोड़ा साइड होती हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में पूरा जितना भी हम बैलेंसिंग किस प्रकार से करते हैं, बैलेंसिंग तो हमने देख लिया, अब हम लोग अगली बार में क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं बैलेंस वाले, बैलेंसिंग करने वाले, वो सारे हम लोग अगले लेक्चर में उसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।